तो अभी हमने देख लिया कि प्राइसेस क्यों बढ़ती हैं। प्राइसेस एक वजह ये है कि अर्निंग्स बढ़ती हैं और दूसरी है पी रेशो ऊपर नीचे होता है और पी रेशो का ताल्लुक है इंटरेस्ट रेट से। अब उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि मुल्क का इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो पूरी इकॉनमी पर डिपेंड करता है, स्टेट बैंक पर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रही है। हमारा कंट्रोल इस पे है कि कंपनी की अर्निंग्स ग्रो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। हम ऐसी कंपनीज चूज़ करें जिनकी अर्निंग्स ग्रो हो रही हैं। तो अब सवाल ये है कि हम कहाँ से लाएँ ऐसी कंपनीज, कहाँ पे ढूँढें उसको? तो इसमें कुछ कंपनीज हैं जिनके बिजनेस मॉडल बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा है और कुछ का बिजनेस मॉडल बाय डिफ़ॉल्ट बुरा है। ऐसा नहीं है कि आप उन कंपनीज में पैसे नहीं बना सकते, बट उन कंपनीज में पैसे बनाने के लिए उनको तब लेना पड़ेगा जब वो नीचे होंगी और फिर जब बेचना पड़ेगा तब ऊपर होंगी। उनके अर्निंग्स भी ऊपर नीचे होती रहेंगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है। हम चाह रहे हैं कि एक ऐसी कंपनी लें और उसको खरीद के बैठ जाएँ, 10 साल 15 साल तक वो ग्रो करती रहे। तो ये कंपनीज़ हमें कहाँ मिलेंगी या क्या ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनको हम चेक करें और इस तरह की कंपनीज़ फ़िल्टर आउट करें, ठीक है? तो एक है मीडियोकर बिज़नेस मॉडल, जो कभी चलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी प्रॉफ़िट करेगा, कभी नहीं करेगा। उसमें क्या आता है? कमोडिटी टाइप बिज़नेस। कमोडिटीज़ क्या होती है? कमोडिटीज़ हो गई हमारा चावल, आटा, तेल, चीनी। ये सारे बिज़नेसेस जो है ना, ये हमें लगता है कि ये तो नेसेसिटी है, लोग खाते रहेंगे। हमने बहुत सारे दुकानदारों से बात की है, वो कहते हैं हमारा बिज़नेस तो चलता रहता है। पर जो दुकानदार हैं, वो तो मिडलमैन हैं। वो चीनी खरीदेंगे ₹60 पर किलो, आगे बेच देंगे ₹64 पर किलो, वो 64 की होगी, वो 68 में बेच देंगे। वो मिडलमैन है, वो ट्रेडिंग बिज़नेस है। जो चीनी बना रहे हैं और जो चीनी बेच रहे हैं या जो आटा बना रहे हैं, उनकी प्राइस डिपेंड करती है ग्लोबल प्राइसेस पे, ग्लोबल कमोडिटी प्राइस पे। जैसे ऑयल कंपनी है, वो अपना तेल निकालती है, बट जब वो बेचने जाती है तब जो मार्केट में ऑयल प्राइस चलती है उसी पे बेचती है। 2020 में जब ये कोरोना का क्राइसिस हुआ था, जब ऑयल प्राइसेस एक्चुअली नेगेटिव में चली गई थी, उनके पास स्टोरेज की जगह नहीं थी, वो कह रहे थे आप हमारा तेल ले लो, हम आपको ऊपर से पैसे देंगे, ठीक है? तो अब आपको ऐसी चीज़ में पता ही नहीं है कि प्राइस क्या होगी। आज ऑयल प्राइसेस 80-90 के बीच में चल रही हैं, 2-3 साल पहले 30 पे चल रही थी। जैसे मैंने बताया कि वो माइनस में भी जा चुकी हैं, $200 हो जाएगी कल। तो हमें पता ही नहीं कि उसकी प्राइस क्या होगी और उसकी प्राइस डिटरमिन करती है वो कंपनी के रेवेन्यू। तो वी डोंट नो एंड वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि वो कल ऑयल प्राइस क्या होगी और इस कंपनी का रेवेन्यू क्या होगा। अगर बहुत टाइम तक लेट्स से ऑयल $30-40 पे रहा, तो बहुत सारी ऑयल कंपनीज तो बंद हो जाएंगी क्योंकि उनका खर्चा ही पूरा नहीं होगा। तो ये होती है कमोडिटी टाइप बिजनेसेस। सिर्फ ऑयल नहीं है, उसके अंदर सारी दूसरी कमोडिटीज़ हैं, उनकी प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं और एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स 20 ईयर्स उनकी प्राइस आप देखेंगे आसपास ही है, कहीं जहाँ पे वो शुरू हुई थी या कहीं बीच में, ठीक है? तो कमोडिटी बिजनेसेस अवॉइड करने चाहिए अनलेस आपको एक पर्टिकुलर बिजनेस की बहुत ज़्यादा कोई नो हाउ है और आपको पता है कि इसमें क्या होता है। अनलेस ये सीन है, वरना आप उसको अवॉइड करें। सिक्लिकल बिजनेसेस, अच्छा सिक्लिकल बिजनेसेस थोड़े फ़र्क होते हैं। सिक्लिकल बिजनेसेस में आ जाती हैं आपकी कार कंपनीज़, ठीक है? जैसे कार कंपनीज़ में क्या होता है कि जब इकॉनमी अच्छी है लोग खरीदेंगे, जब इकॉनमी अच्छी नहीं है लोग नहीं खरीदेंगे, वो अपनी पुरानी गाड़ियाँ रिपेयर करा लेंगे। तो अब वो जो गाड़ियाँ बनाई हैं उस कंपनी ने वो कहाँ जाएँगी? ठीक है? तो वो बिकेंगी नहीं, तो उनके प्रॉफ़िट्स नहीं आएँगे, कभी-कभार तो लॉस आएँगे। तो यूएस, यूरोप में जो कार कंपनीज़ अगर आप उसको देखें तो वो 10 साल का उनका प्रॉफ़िट ऐड करें तो वो ज़ीरो होता है। तो ऐसी कंपनी खरीदने का क्या फ़ायदा? एक और चीज़ है कि जब हम कंपनी खरीदते हैं या जब हम स्टॉक्स खरीदते हैं, एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप उसको एज़ अ कंपनी ट्रीट करें, उसको एज़ अ स्टॉक नहीं ट्रीट करें। ऐसा समझें कि आप उसके ओनर हैं। आप भले 2 शेयर खरीद रहे हैं, बट यू आर एन ओनर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है? तो वो वाली थिंकिंग आप लाएँ तो आपको फिर पता चलेगा कि हाँ, अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है। लेट्स से आप और आपका दोस्त मिलके एक दुकान खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप पता करेंगे उस दुकान के बारे में, उसकी सेल्स कितनी होती है, उसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी कितनी है, हर साल सेल्स होती है, हर साल प्रॉफ़िट होता है, ठीक है? सिक्लिकल कंपनीज़ में हम दोबारा आते हैं कि गाड़ियों की कंपनीज़ जो हैं वो सिक्लिकल होती हैं, डिमांड तब होती है जब इकॉनमी बूम कर रही होती है। पाकिस्तान, इंडिया जैसे मुल्क थोड़े से फ़र्क हैं क्योंकि उसमें पेंट अप डिमांड इतनी पड़ी हुई है, तो वो अगर डाउन भी जा रही है इकॉनमी, बट क्योंकि कैपेसिटी प्रोडक्शन इतनी कम होती है, तो जो अमीर हैं वो कंटिन्यू करते हैं खरीदना, या जिनके पास पुराने पैसे पड़े हैं वो गाड़ियों में डालते रहते हैं। बट यहाँ भी सिक्लिकैलिटी हमने देखी है इन कंपनीज़ में। इनमें एक और चीज़ होती है, ये होता है कि हर 2 या 3 साल बाद वो गाड़ी का मॉडल चेंज हो जाता है। तो गाड़ी का मॉडल चेंज करने के लिए उस कंपनी को बहुत ज़्यादा केपेक्स करना पड़ता है, ऐसी कैपेसिटी एक्सपेंशन करनी पड़ती है।
वो जो पिछला प्रॉफिट उन्होंने कमाया है 5-6 साल में, वो जाता है कैपेसिटी चेंज करने में या मॉडल चेंज करने में। अब उससे होता क्या है, वो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी में गया, बट वो कंपनी की सेल्स बढ़ी नहीं, वो तो मेंटेन करने में चली गई, क्योंकि गाड़ियाँ तो वो 200 बना रहे थे तो अब भी 200 बना रहे हैं, सिर्फ शेप चेंज हुआ। तो इतना सारा हमने खर्चा किया और एंड में रेवेन्यू नहीं बढ़ा, तो वो कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ा, तो बेसिकली वो पैसा ज़ाया हो रहा है। तो हर 2-3 साल बाद एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है ना वो ज़ाया होता है कैपेसिटी चेंज करने में या मॉडल चेंज करने में। इसी तरह बहुत सारे और एसेट इंटेंसिव बिजनेसेस हैं जो आपको उतना रिटर्न नहीं देंगे जितना दूसरी कंपनी। हम उस पे आते हैं कि एक्सीलेंट बिजनेसेस क्या होते हैं। ये हमने बात कर ली एसेट इंटेंसिव पे। अगेन वी कैन गो टू ऑयल कंपनीज या एयरलाइन कंपनीज। इतना बड़ा प्लेन खरीदते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, बाद में क्या होता है कि हमें पता नहीं है कि कितनी बुकिंग्स होंगी, ऑयल प्राइस क्या होगी। ऑयल प्राइस बढ़ गई, आपने यहाँ से एयरलाइन टिकट के पैसे बढ़ाए, कस्टमर कहता है मैं इस एयरलाइन में जाऊँगा ही नहीं, मैं किसी और एयरलाइन में चलाऊँगा जिसके फेयर्स कम होंगे। सो प्राइस वॉर्स हो रही हैं इन कंपनीज में। एक और सिक्लिकल कंपनी का एग्जांपल है सीमेंट कंपनीज। उसमें ये होता है कि जो एक्सपेंशन होती है वो एक साथ बहुत बड़ी एक्सपेंशन होती है, 3 मिलियन या 1.5 मिलियन टन का प्लांट होता है। से डिमांड 5-5, 10-10% करके ऊपर जाती है। ऑल ऑफ अ सडन एक कंपनी ने नया प्लांट डाला, उसमें 3 मिलियन की कैपेसिटी ऐड हो गई। अब वो अंडर यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। अब जब वो अंडर यूटिलाइज हो रही है, वो कंपनी चाह रही है कि मेरी सारी सीमेंट बिक जाए, उसमें वो प्राइस वॉर हो जाती है। वो कहती है मैं प्राइस कम कर दूंगी, दूसरी सीमेंट कंपनी वो भी प्राइस, हर सीमेंट कंपनी ने प्राइसेस कम कर दी, उनके प्रॉफिट स्क्वीज हो गए। उनमें से जो एक या दो सबसे बड़ी हैं सिर्फ वो ही सर्वाइव कर सकती हैं या वो प्रॉफिट बना सकती हैं उन 3-4 साल में, जब तक ओवरऑल डिमांड ना बढ़े और उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80-90% तक ना पहुंच जाए, तब तक वो सारी छोटी छोटी कंपनीज जो हैं सीमेंट की वो लॉसेस करती रहेंगी। अगेन दैट्स अ साइन ऑफ अ सिक्लिकल बिजनेस। दे डू मेक प्रॉफिट्स फॉर गुड 4-5 ईयर्स और फिर वापस प्रॉफिट्स नीचे आते हैं जब कोई एक्सपैंड करता है। तो ये भी एसेट इंटेंसिव बिजनेस है। रिटर्न ऑन इक्विटी इन सब सिक्लिकल बिजनेसेस की हम देखेंगे कि बहुत कम होती है, 8-10% होगी या कुछ सालों में तो लॉसेज में होंगे, और वो स्टेबल नहीं होती है इनकी रिटर्न इक्विटी, ठीक है। एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी हमने बात की कि अगर सीमेंट प्लांट लगता है तो वो 3 मिलियन में से शुरू में तो आधा मिलियन भी यूज़ नहीं होगी, फिर अगले साल थोड़ी थोड़ी करके फुल यूज। तो जिन कंपनीज के पास एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी आ जाती है, सो अगेन दोज आर मीडियोकर बिजनेसेस, आपको इसमें वॉल्टिलिटी नज़र आएगी। फिर इराटिक प्रॉफिट्स, ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं, आप कमोडिटी बिजनेस हैं, आप सिक्लिकल बिजनेस हैं, तो नेचुरली प्रॉफिट्स भी जो हैं वो ऊपर नीचे होते रहेंगे, ठीक है। तो इराटिक प्रॉफिट्स होंगे। हम कोई भी पाकिस्तानी सीमेंट कंपनी उठा के देख लें, जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उनको ना देखें, जो प्योर सीमेंट कंपनी है उनके प्रॉफिट्स हम देखें तो वो पिछले 2013-14 में लॉसेस में थे, फिर दोबारा बढ़े, फिर वापस लॉसेस में आए, तो ये नज़र आता रहेगा। और फिर उसमें ज़्यादा स्ट्रेस है और आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट कम है ऐसे कंपनीज़ में। अगर आप राइट टाइम पे घुस गए, राइट टाइम पे निकल गए, तो यू विल मेक अ प्रॉफिट, ठीक है। मगर वही है कि आप चांसेस ले रहे हैं, जितने ज़्यादा चांसेस लेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप लॉस करें, ठीक है। तो इन कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है दैट इज़ मीडियोकर। अब हम देखते हैं कि एक्सेलेंट बिजनेसेस क्या होते हैं, ठीक है। एक्सेलेंट बिजनेसेस, जैसे हमने समझा कि मीडियोकर बिजनेस के प्रॉफिट्स ऊपर नीचे होते हैं, तो पहली चीज़ ये है कि एक्सेलेंट बिजनेसेस के जो प्रॉफिट्स हैं या परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। अब वो कौन से बिजनेसेस हैं, ठीक है। आप सोचें कि आप ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो खरीदते हैं और उसकी प्राइसेस भी ऊपर नीचे नहीं होती, तो हमारा ध्यान जाता है कि जो हम सब खरीदते हैं वो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी आइटम्स हैं या कंज्यूमर स्टेपल आइटम्स हैं जिनके ब्रांड नेम्स होते हैं, ठीक है। जैसे किट कैट हो गया, क्लोरॉक्स हो गया या पेप्सी हो गई, ये सारी चीज़ें हैं वो बनाए जाते हैं और प्राइसेस हमने तो कभी नीचे आते हुए नहीं देखी, और उनकी कैपेसिटी प्रोडक्शन भी थोड़ी जो है वो उनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती रहती है। तो उनका जो प्रॉफिट है दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, द नंबर ऑफ आइटम्स यू सेल मल्टीप्लाई बाय द प्राइस, ठीक है। अब वो पेप्सी की 100 बोतलें बेच रहे हैं, अगले साल 110 बेची और प्राइस जो है वो 8 रुपये की 10 रुपये कर दी, 10 रुपये की 20 रुपये कर दी। और कस्टमर जो है क्योंकि वो डिस्क्रेशनरी आइटम है वो खरीद ही लेता है, और उसकी अमाउंट इतनी छोटी है कंपेयर टू योर सैलरी और योर इनकम, इट डजेंट रियली मैटर। वो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इतनी सी 60 रुपये की बोतल है और उनकी तनख्वाह अगर 8-10 लाख 15 लाख रुपए है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो छोटी आइटम है, बट कंपनी को फ़र्क पड़ता है, कंपनी की सेल्स बढ़ती जाती है और कंसिस्टेंटली बढ़ती जाती है। अभी कंपनीज जैसे पेप्सी हैं, उनकी सेल्स बढ़ती गई, इतना कैश फ्लो हुआ, उन्होंने दूसरी कंपनीज खरीद ली। अब जो है उनका जो प्रॉफिट है उसका मेजर हिस्सा क्वैकर ओट्स से आता है।
लोगों को पता ही नहीं कि पेप्सी के पास क्वैकर ओट्स भी है। इसी तरह जो अच्छी कंपनीज हैं वो अपना पैसा दूसरी जगह लगाती हैं, वो ग्रो करता है, फिर वो कहीं और लगाती है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। अर्निंग एंड रेवेन्यू ग्रोथ हमने बात कर ली कि वो अर्निंग्स जो है वो हर साल ग्रो होती रहती हैं, क्योंकि वो इस तरह की प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और ये पेप्सी और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी सिर्फ एक एग्जाम्पल है, हर सेक्टर में आपको एक दो कंपनीज मिलेंगी जिनमें ये ट्रू है। तो यू नीड टू गो एंड फाइंड आउट। हर सेक्टर लेके बैठे हैं, इसमें देखें सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है, उस कंपनी के अर्निंग स्टेबल हैं, बढ़ रही हैं या नहीं, और फिर आप सोचें कि क्यों ऐसा है। ठीक है, जैसे एक तो मैंने डिस्क्रेशनरी आइटम्स की बात की, दूसरा है सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं, ठीक है, उनके पास सब्सक्रिप्शन मॉडल हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, वो माइक्रोसॉफ्ट 365 बेच रहा है, वो हर साल लोग रिन्यू कर रहे हैं बगैर सोचे। ठीक है, वो $150 चार्ज करता है फॉर अ ईयर, उसमें वो वन ड्राइव भी दे रहा है, बगैर सोचे ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन हो रही है, उनके पास ऑटोमेटिक रेवेन्यू जा रहा है। ठीक है, तो वो रेवेन्यू कम होने का चांस बहुत कम है, अनलेस हर सब एक साथ बोलेंगे हमें नहीं यूज़ करना, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देन मार्जिन्स। अब जो ये सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इनके मार्जिन्स बहुत अच्छे होते हैं, 20-30% होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं। तो आपको नंबर्स देखने हैं, 10 से 15 साल के अर्निंग्स के नंबर्स आप देखें, उसका ग्राफ बनाएं और देखें कि अर्निंग्स ग्रो हो रही हैं या ऊपर नीचे हो रही हैं। ठीक है, उसी में मार्जिन्स को भी प्लॉट करें। अगर 15 से 20% के मार्जिन्स हर साल आ रहे हैं, अमेजिंग। ठीक है, पाकिस्तान में भी हमें ऐसी कंपनीज मिलती हैं जिनमें इस तरह के मार्जिन्स हैं। फिर हम देखें कैश जनरेशन। कुछ कंपनीज जो हैं वो प्रॉफिट के नाम पे तो बहुत बना लेती हैं, बट वो प्रॉफिट जो है वो केपेक्स में चला आता है या कहीं और चले आता है, तो वो कैश जनरेट नहीं कर पाती हैं। वी शुड अवॉइड दोज, उसमें कोई ना कोई मसला है। ठीक है, एसेट लाइट बिजनेसेस आजकल बहुत आए हैं। जैसे मैंने एयरप्लेन की बात की कि वो इतना बड़ा प्लेन खरीदते हैं और फिर फेयर्स बुक हो ना हो, दैट्स अनदर स्टोरी। तो फिर बहुत सारी कंपनीज हैव गॉन ऑन द लीजिंग मॉडल, वो प्लेन को लीज कर लेते हैं जब जब उनको ज़रूरत होती है या इस तरह की चीज़ें। जैसे ऊबर है, करीम है, दीज आर एसेट लाइट मॉडल्स। नॉट दैट ऑल ऑफ देम आर सक्सेसफुल, बट यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कंपनीज विद इन दिस एसेट क्लास जो एसेट लाइट मॉडल पे चलते हैं, एंड देयर मार्जिन्स विल बी वेरी गुड, बट यू नीड टू लुक एट द नंबर्स अगैन। ठीक है, कंज्यूमेबल्स हमने ये बात की कि पेप्सी की बात की, कोक की बात की, इस तरह और भी चीज़ें हैं, कोलगेट है, कंज्यूमेबल है। तो जो कस्टमर है वो एक दफ़ा लेगा, यूज़ कर लेगा, फिर दोबारा लेगा, फिर यूज़ कर लेगा। तो इस तरह वो एक रिकरिंग साइकिल है। ठीक है, इस तरह नहीं है कि हमने गाड़ी खरीदी फिर 5-6 साल के लिए भूल गए, अब हमें दूसरी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। तो कंज्यूमेबल्स की जो कंपनीज हैं, दे आर यूजली मोर प्रॉफिटेबल, दे हैव मोर सस्टेनेबल रेवेन्यू, दे हैव मोर सस्टेनेबल अर्निंग्स। अगेन, ये जो मैंने सेक्टर्स बताए हैं, एक्सेलेंट बिजनेसेस आर नॉट लिमिटेड टू दीज सेक्टर्स। आपको दूसरे सेक्टर्स में भी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। कुछ इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं, जैसे यूएस में 3M है, वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बनाती हैं, अगेन उनकी अर्निंग ग्रोथ बहुत अच्छी है, स्टेबल है। इस तरह की हेल्थ केयर में आपके पास बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी अर्निंग ग्रो हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट अभी टैप नहीं की है, छोटी सी कंपनी है, they are growing. So there can be other examples of excellent businesses as well.